नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है द प्लेटफॉर्म एकेडमी में। का हलवा मजामा मजाबा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12 इंटरमीडिएट चैप्टर नंबर 3, जिसको हिंदी में आप व्यू और इंग्लिश में मैट्रिसेस बोलते हो, मैट्रिक्स भी बोल सकते हो। ठीक है ना। मैट्रिसेस मतलब होता है आप व्यू है। ठीक है। और ये आप व्यू है ना, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आखिर आप व्यू आया कैसे, क्यों आप व्यू, कैसे निर्माण हो गया आप व्यू का। ठीक है ना। ये हम सारी बातें बताएंगे। और मैं आपको बता दूं कि चैप्टर नंबर 3 यानी कि एक्सरसाइज 3.1 का एग्जाम्पल और क्वेश्चन करने से पहले हम आपको इतना भरपूर नॉलेज दे देंगे कि आपको यह भी पता चल जाएगा कि वो क्वेश्चन होगा कैसे और उसमें बाकी जो मटेरियल है वो क्या क्या है। मतलब बहुत खतरनाक लेवल वाला पढ़ाने वाला हूं बाबू। ठीक है। रुक कर पढ़ लेना, देख लेना, शायद ही कोई टीचर बताएगा। देखो सीधा एक रील देखते हो ना, माँ बहन पर आ जाएंगे, वैसे ही है। सीधा टीचर आपका किस पे आ जाता है, सीधा क्वेश्चन पे आ जाता है। ठीक है। और क्वेश्चन आपको बता देता है, आप भी कहते हो वाह गुरुजी वाह क्या बात है, क्या आपने बताया, क्वेश्चन तो हमको आ गया। हम भी बताएंगे तो क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं लल्ला। हम लोग आव्यूह है ना, ये गणित व कुंजी है जो हर समस्या का समाधान खोलती है। मतलब गणित अगर आपको आएगा ना तो सारा सब्जेक्ट आपको आने लगेगा। ठीक है। यही यहाँ पे है, मतलब हर समस्या का समाधान हो जाएगा। है कि नहीं। गणित पढ़ना बहुत जरूरी है। तो देख लल्ला, ये जो आव्यूह मैट्रिसेस है, इसमें एक ना, ये आप लोगों का कैंटोर नामक एक मैथमेटिशियन थे। ये आप लोगों को क्या बोले, ये पहला ये आपका कुछ शब्द है, इसको पढ़ना बहुत, मतलब ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये इसीलिए दिया है कि आप इसको पढ़ो, आप पढ़ते ही नहीं हो, सीधा क्वेश्चन पे चले आ जाते हो, है ना। तो देखो इसको मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, इसका मतलब भी समझा रहा हूँ कि आखिर ये है क्या, ये बोले क्या है। ठीक है ना। बहुत कम लोग इसको पढ़े होंगे और आज तक मैं बता दे रहा हूँ, आप पढ़े भी होगे तो देख लेना। इसको शायद ही मतलब शायद ही कोई पढ़ता है। और दूसरी चीज जो टीचर भी होता है शायद ही इसको बताता है, सोचता होगा कि लड़के जान जाएंगे अपना, देख लेंगे। देखो, द इसेंस ऑफ मैथमेटिक्स लीज इन इट्स फ्रीडम। मतलब आप समझना इस चीज को, है ना। मैं आपको समझा रहा हूं, देखना यही है यहाँ पे। इस चीज को यहीं पे हम पूरा लिख के बकायदे आप लोगों के लिए रखे हैं कि महान गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर, है ना, महान गणितज्ञ जो थे, कौन थे, जॉर्ज कैंटर। इसने क्या कहा है, वो कहे कि गणित का सार इसकी स्वतंत्रता में निहित है। गणित का जो सार है इसकी स्वतंत्रता में निहित है। इसका मतलब है कि, इसका अर्थ है कि गणित भौतिक दुनिया या रूढ़िवादी नियमों से बंधा नहीं है, बल्कि गणितज्ञ नए विचारों और अमूर्त अवधारणाओं की कल्पना करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है कि नहीं, पूरी तरीके से स्वतंत्र है। इसका मतलब यही था लल्ला। ठीक है। हमने बता दिया और चलो इसके आगे हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है, कहां से आप लोगों का आव्यूह आया है। ठीक है। देखो ध्यान से थोड़ा सा समझना। ये इंट्रोडक्शन भूमिका, ठीक है, हम लोग इंट्रोडक्शन भूमिका देखेंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से इसको पढ़ेंगे, आपको समझाएंगे भी कि आखिर आप लोगों का जो आव्यूह है ये कहां से कैसे आ गया। ठीक है। चलो देखना ध्यान से, आप लोगों को सारी चीजें दिख रही होगी, इसी में एक जगह आएगा, वहीं पे मुझे समझाना है कि आखिर ये आव्यूह आया कहां से। ठीक है। तो आप लोग खूब ध्यान से समझिएगा और पढ़िएगा, और इसका कहां कहां यूज होता है उसको भी हम आपको बताने वाले। फिर इसका इसमें कौन सा मतलब टॉपिक है जो आप लोगों का चैप्टर में जाके तब्दील हुआ है, जो आप लोगों को कंसेप्ट बन जाएगा, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है गणित की विविध शाखाओं में आव्यूह के ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। समझ पाए हो, समझ गए होगे, है ना। आव्यूह गणित के सर्वाधिक शक्तिशाली साधनों में से एक है। मतलब ये जो चैप्टर है ना, ये सर्वाधिक शक्तिशाली चैप्टरों में से एक है। बहुत इसका यूज है रे लल्ला, हर जगह यूज आता है। अन्य सीधी सादी विधियों की तुलना में यह गणितीय साधन हमारे कार्य को काफी हद तक सरल कर देता है। रैखिक समीकरण, देख यही आपको समझना है बाबू, है ना। रैखिक समीकरण के निकाय को हल करने के लिए संक्षिप्त तथा सरल विधियां प्राप्त करने के प्रयास के परिणाम स्वरूप आव्यूह की संकल्पना का विकास हुआ। अब सुनना देखना, ये जो रैखिक समीकरण आप देखे हो, सुने हो रैखिक समीकरण अभी, ये जो रैखिक समीकरण है, ये रैखिक समीकरण क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 में पढ़े हो। ठीक है ना। क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 में पढ़े हो, और जो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 है और ये भी चैप्टर नंबर 3 है। ठीक है ना। दोनों ही चैप्टर नंबर 3 है। बड़ा बड़ा ताज्जुब की बात है कि उसमें भी चैप्टर नंबर 3 और इसमें भी चैप्टर नंबर 3, क्लास 12th में भी। वहां पे रैखिक समीकरण दो दो आपको दिया रहता था। ठीक है ना। और उसमें दो वेरिएबल रहते थे,
जिनको आपको फाइंड आउट करना पड़ता था, जैसे एक्स और वाई। मैं आपको याद दिलाऊं थोड़ा सा, देखना। जैसे आप लोगों को ऐसे एक इक्वेशन दे देता था, अभी सुनना बहुत मजा आएगा, ठीक है ना। देखना, जैसे एक सेकेंड अल्लाह, ये जैसे आप लोगों को ये ए एक्स प्लस बी वाई है ना, बी वाई है ये, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। और एक इक्वेशन और देता हूं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू, देखो ये है स्टैंडर्ड फॉर्म में। जब जब दो हम लोग समीकरण लिखते थे, दो समीकरण है ना, तो इसको पहला समीकरण था तो ए वन बी वन और सी वन, इसको ए टू बी टू और सी टू, ऐसे ए टू बी टू सी टू की जगह पे कोई अंक दिया रहता था, और इसमें जो वेरिएबल है वो एक्स वाई है। तो इसको हम लोग एक्स और वाई का क्या करते थे, वैल्यू निकालते थे, फाइंड आउट करते थे, ठीक है। तो ये जो वैल्यू फाइंड आउट करते थे वो हम लोग 4 विधियों से निकालते थे। कितने विधियों से निकालते थे लाला? 4 विधियों से निकालते थे, है ना। 10 में आपको कहीं नहीं बताया गया कि इसको एक विधि और है जिसके द्वारा निकाला जाता है, ठीक है ना। और वो जो विधि है वो क्लास 12th में आप लोग पढ़ोगे, कोई टीचर बताता भी नहीं है, ठीक है। हो सके क्या पता हो कि 10 तक ही पढ़ाते हो टीचर, 12 तक गए ही नहीं होंगे, तो उनको पता भी नहीं चलेगा कि इसको एक विधि और निकाला जाता है। जो एक लास्ट विधि है वो है आव्यूह। क्या है लल्ला लास्ट विधि? आव्यूह। आव्यूह के जरिए भी इस एक्स और वाई का वैल्यू निकाला जा सकता है, ठीक है ना। अच्छा, जब यहां से हम लोग 3 विधियों से 4 विधियों से निकाल ही लेते थे, तो फिर ये आव्यूह क्यों क्यों आव्यूह से मतलब हम लोग गए, क्यों निकालने के लिए गए? जब आपका एक आध दो समीकरण और इसमें आ जाएगा ना लल्ला, तो फिर इन 4 विधियों से निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, है ना, मुश्किल पड़ जाएगा। तो फिर वहां पे हम लोग आव्यूह का यूज किए, और दो विधि के लिए भी आव्यूह का यूज करेंगे। दो विधि कर रहे हैं, दो समीकरण के लिए भी आव्यूह का यूज कर लेंगे। 8-10 मतलब इक्वेशन आ जाएगा तो भी आव्यूह से लग जाएगा, है ना। इतना आव्यूह खतरनाक है लल्ला, बात समझ में आई ना। तो इसीलिए आव्यूह का निर्माण हुआ। समझे हमारी बात को? चलो, अब मैं आपको बताता हूं कि जो पहला विधि इसमें था वो था ग्राफी विधि, ग्राफिकल मेथड जिसको बोलते हो, ठीक है ना, ग्राफिकल मेथड, ग्राफी विधि। दूसरा जो विधि था वो प्रतिस्थापन विधि था। प्रतिस्थापन विधि से हम लोग निकालते थे, जिसको इंग्लिश में सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते थे। जो तीसरी विधि थी लल्ला, वो एलिमिनेशन मेथड था। एलिमिनेशन मेथड को हम लोग हिंदी में विलोपन विधि बोलते हैं, ठीक है ना, विलोपन विधि। और जो चौथा विधि था वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि था। जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था वो उसको हिंदी में हम लोग बीजगुणन विधि बोलते थे। याद आया होगा थोड़ा बहुत, है कि नहीं? अगर नहीं आया होगा तो फिर क्लास 10 के चैप्टर नंबर 3 में जाना, है ना, और चैप्टर नंबर 3 में जाके देख लेना आप लोग, ठीक है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों को यहाँ पे जानकारी प्राप्त हुई होगी कि ये आव्यूह कहां से है, क्यों आया, ठीक है। समझ में आया होगा ना, क्योंकि 2-4 समीकरण जब आ जाते थे जो लीनियर इक्वेशन वाला यानी कि रैखिक समीकरण वाले, तो उसी को हम लोग उसी में वेरिएबल जैसे एक्स वाई एम एन कुछ भी वेरिएबल दे देगा, उसको फाइंड आउट करना रहेगा। तो फिर तो वहां से हम लोग 4 विधि से निकाल लेते थे। हाँ, किस चीज की चाबी? कंप्यूटर का चाबी पहुंचाओ, इधर देखो कहीं होगा। ये रैखिक समीकरण है ना, थोड़ा सा आप लोग डिस्टर्ब हो गए होंगे, तो हम लोगों का ये रैखिक समीकरणों को हल करने का ये एक विधि है, ठीक है ना, 5वीं विधि, जिसको हम लोग क्लास 12th में पढ़ेंगे और जानेंगे। बहुत खास विधि है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आगे अब मैं बताता हूँ, इसमें पढ़ता हूँ, आप लोगों को कुछ समझ में और भी चीजें आएंगी। संक्षिप्त तथा सरल विधियां प्राप्त करने के प्रयास के फलस्वरूप परिणाम स्वरूप आव्यूह की संकल्पना का विकास हुआ, ठीक है। यहां तक देख पाए होंगे आप लोग। आव्यूहों को केवल रैखिक समीकरणों के निकाय के गुणांकों को प्रकट करने के लिए ही नहीं, है ना, के लिए ही नहीं प्रयोग किया जाता है, अपितु मतलब केवल इसीलिए नहीं कि रैखिक समीकरण को ही निकाय को हल करने के लिए किया गया, बहुत सारे जगह इसका यूज किया जाएगा, ठीक है ना। अपितु आव्यूह की उपयोगिता इस प्रयोग से कहीं अधिक है कि नहीं। आव्यूह संकेचन तथा संक्रियाओं का प्रयोग व्यक्तिगत कंप्यूटर के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स स्प्रेडशीट प्रोग्रामों, है ना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स में किया जाता है। इसका प्रयोग क्रमशः वाणिज्य तथा विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में होता है, जैसे बजट, है ना, बजटिंग, विक्रय बहिर्वेशन, है ना, सेल्स प्रोजेक्शन, फिर लागत आकलन, कॉस्ट एस्टिमेशन, फिर किसी प्रयोग के परिणाम समूह का विश्लेषण इत्यादि। इसके अतिरिक्त अनेक भौतिक संक्रियाएं जैसे आवर्धन, है ना, मैग्निफिकेशन, घूर्णन, रोटेशन तथा किसी समतल द्वारा परावर्तन, इसको तो आप देखोगे, है ना, समतल
द्वारा परावर्तन, जैसे समतल में कोई एक x और y निर्देशांक मिलता है ना, ये निर्देशांक कोऑर्डिनेट है ना, तो ये कोऑर्डिनेट्स मिलता है, तो इसको भी इसी के द्वारा ज्ञात किया जाता है ना, ये है ना रिफ्लेक्शन को आव्यूह द्वारा गणितीय ढंग से निरूपित किया जा सकता है। इसको मैं निरूपित करके भी दिखाऊंगा इस लेक्चर में, ठीक है। तो इसको आगे मतलब ये है आपको दिखाऊंगा, ठीक है। आव्यूह का प्रयोग गुण लेखिकी है ना, क्रिप्टोग्राफी है ना, क्रिप्टोग्राफी में भी होता है। इस गणितीय साधन का प्रयोग न केवल विज्ञान की ही कुछ शाखाओं तक सीमित है, अपितु इसका प्रयोग देखना है अब ध्यान से, है ना, अभी तो विज्ञान है, अपितु आगे बढ़ते हैं, कहाँ गया, अपितु वांशिकी, अर्थशास्त्र, आधुनिक मनोविज्ञान तथा औद्योगिक प्रबंधन में भी किया जाता है, ठीक है। इस अध्याय में आव्यूह तथा आव्यूह बीजगणित, मैट्रिक्स, एलजेब्रा के आधारभूत सिद्धांतों से अवगत होना हमें रुचिकर लगेगा, मतलब जब पढ़ोगे ना तो बहुत मजा आएगा। देखो कहाँ कहाँ इसका यूज हुआ है, ये यहाँ पे हम आपको पढ़ के बताएं, इसका निजात कैसे हुआ है ना, ये आव्यूह आया कैसे, ये आपको हम बताए हैं, ठीक है। अब आव्यूह मैट्रिक्स, ठीक है लल्ला, मैट्रिक्स आव्यूह, और वो मैट्रिसेस जिसको आव्यूह बोलते हैं, आव्यूह मतलब कई प्रकार के आव्यूह होते हैं, उसको भी हम बताएंगे कि कितने प्रकार के आव्यूह होते हैं, आपको कितना प्रकार का पढ़ना है, ठीक है। उसको मैं चर्चा में लाऊंगा लल्ला, जब लाऊंगा तो सब चीज लाऊंगा, ऐसा नहीं है। अब यही सोच लो कि इतना अच्छे से मैं आप लोगों का जब पेज पढ़ा रहा हूं तो फिर क्वेश्चन कितना खतरनाक पढ़ाऊंगा, है ना, बहुत खतरनाक पढ़ाऊंगा, देख लेना। चलो अब आगे देखो लल्ला, ये आगे क्या दे रहा है ना, कह रहा है कि मान लीजिए कि हम सूचना व्यक्त करना चाहते हैं। देखो ये जो सूचना व्यक्त करना चाहता है ना, इस सूचना को आप क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन यानी कि रैखिक समीकरण में भी व्यक्त कर सकते हो, ठीक है। बट हम लोग रैखिक समीकरण में न व्यक्त करके इसको आव्यूह में व्यक्त करेंगे, ठीक है बाबू। तो चलो देखो, कह रहा है कि मान लीजिए कि हम सूचना व्यक्त करना चाहते हैं कि राधा के पास 15 पुस्तिकाएं हैं, इसे हम ये देखो ब्रैकेट में लगा के 15 रूप में मतलब लिखा जा सकता है, ये कहने का मतलब इसका यही है। और जो ये ब्रैकेट लगाया है ना लल्ला, ये ब्रैकेट, ये बड़ा वाला आपका ब्रैकेट है ना, जिसको स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हो, क्या बोलते हो लल्ला, स्क्वायर ब्रैकेट, ये स्क्वायर ब्रैकेट है, ठीक है। बड़ा वाला ब्रैकेट है आपका, बिग ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट इसको बोलते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट में क्या करेंगे, इसको हम लोग, इसको प्रविष्टियां, देखो ये जो एलिमेंट है इसको शुद्ध हिंदी में अगर बोलेंगे तो प्रविष्टियां बोलेंगे, जिसको आप थोड़ा सा वैसे बोलचाल में बोलोगे तो अवयव बोलोगे, ठीक है। ये भी आता है क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। इसकी अंदर की जो एलिमेंट है ना, इसको हिंदी में एलिमेंट को अवयव बोलते हैं, शुद्ध हिंदी में बोलोगे तो प्रविष्टियां बोलेंगे इसको, 15 को, ये प्रविष्टियां, बहुत सारी प्रविष्टियों को अंदर ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे स्क्वायर ब्रैकेट में, तो वो आप लोगों का आव्यूह बन जाता है, ठीक है। रूप में इस समूह के साथ व्यक्त कर सकते हैं कि ये वाला ब्रैकेट दे रहा है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखित संख्या, राधा के पास पुस्तिकाओं की संख्या, मतलब ये 15 राधा के पास पुस्तिकाओं की क्या है संख्या, इसी चीज को बता रहा है। अब यदि हमें यह व्यक्त करना है कि राधा के पास 15 पुस्तिकाएं तथा 6 कलमें हैं, तो इसे हम ऐसे व्यक्त कर सकते हैं। देखो ये राधा के पास पुस्तिका है, यहाँ पे पुस्तिका मैं लिख दूंगा चाहूंगा तो, पुस्तिका है ना, पुस्तिका, और यहाँ पे मैं कलम लिख दूंगा, यानी कि ये जो आप लोगों का कॉलम है ना, ये पुस्तिका वाला कॉलम है, और जो ये कॉलम है ये आप लोगों का कॉलम कलम वाला कॉलम है, ठीक है ना, बात समझ में आई लल्ला। मैं कॉलम और पंक्ति, कॉलम, कॉलम और रो, इंग्लिश में बोले तो कॉलम और इंग्लिश में बोले तो रो, यानी कि हिंदी में बोले तो कॉलम को स्तंभ और रो को बोले हिंदी में तो पंक्ति, है ना। इन चीजों को भी मैं बताऊंगा, अभी आप लोग ध्यान से बस पढ़िएगा, सारी चीज बताऊंगा, छोड़ूंगा तो कुछ नहीं, ठीक है। देखो ऐसे ब्रैकेट में बंद कर दिया जाता है, फिर प्रकार से इस समूह के साथ व्यक्त कर सकते हैं, जैसे ये, फिर वही वाला ऊपर वाला को थोड़ा सा डिफाइन कर रहा है कि प्रथम प्रविष्टि, देखो इसको प्रविष्टि, 15 को भी प्रविष्टि बोलेंगे, 16 6 को भी प्रविष्टि बोलेंगे, प्रविष्टि राधा के पास की पुस्तिका की संख्या, जबकि द्वितीय प्रविष्टि जो ये द्वितीय अवयव है, द्वितीय जो एलिमेंट है ना, द्वितीय प्रविष्टि है राधा के पास कलमों की संख्या को निरूपित करेगी, ठीक है। बात समझ आई। हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखो, एक दिन बहुत बड़ा बनोगे, ठीक है। रोज रोज थोड़ा थोड़ा सीखो, एक ही दिन आप ज्यादा सीखने की कोशिश करोगे ना तब फिर कुछ नहीं सीख पाओगे। थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो रोज डेली पढ़ोगे, एक ही दिन पढ़ोगे तो कुछ नहीं पढ़ पाओगे। मेहनत आज की सफलता कल की लल्ला, अगर आज मेहनत करोगे तो फिर आपको कल ये मेहनत जरूर रंग लाएगी, है कि नहीं। चल भैया आगे चलते हैं, ये सारी चीजें तो आप लोग देख चुके हो, है ना। आगे यहाँ वहां से आगे ये
की संख्या दर्शाती है। अब मान लीजिए कि हम राधा तथा उसके दो मित्र फौजिया उसकी मित्र है और सिमरन उसकी मित्र है। अच्छा ये दिख नहीं रहा होगा लल्ला आपको, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। देखो याद रखो, याद क्या रखना है, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, है कि नहीं। मतलब चुपचाप पढ़ लो, आज जिस दिन आप टॉप करोगे ना अपना स्कूल, उस दिन आपकी सफलता क्या करेगी, शोर मचा देगी। अरे फलाना का लड़का टॉप कर गई लो, है कि नहीं, पूरा स्कूल भी टॉप कर गई बा, ऐसे लोग बोलेंगे। बात समझ में आई बाबू। तो चलो मेहनत करो खामोशी से। कह रहा है कि संख्या दर्शाती है। अब मान लीजिए कि हम राधा तथा उसके दो मित्रों फौजिया तथा सिमरन के पास की पुस्तकों तथा कलमों की निम्नलिखित सूचना को व्यक्त करना चाहते हैं। देख लल्ला इसको क्या कर रहा है, राधा के पास 15 पुस्तिकाएं तथा 6 कलम है। ऐसे मतलब थोड़ा इसको ऐसे फैला के इस पेंड में लिख दिया है ना, थोड़ा सा फैलाया है, फैला के लिखा है। राधा के पास 15 पुस्तिकाएं तथा 6 कलम है, तो इसको थोड़ा फैलाया है, फैला फैला के लिख दिया है। देखो राधा के पास है ना 15 पुस्तिकाएं तथा 6 कलम है। फौजिया के पास 10 पुस्तिकाएं 2 कलम है। सिमरन के पास 13 पुस्तिकाएं हैं और 2 कलम है। अगर इसको मैं है ना, इसको अगर मैं अब इसे हम सारणिक रूप में लिखूंगा तो ऐसे लिख सकता हूं। देखो राधा है, फौजिया है, सिमरन है। ये राधा के पास 15 और 6 था, फौजिया के पास 10 और 2 था, सिमरन के पास 13 और 5 था। लेकिन ये 15 10 13 ये क्या था, पुस्तिकाएं थी। किसके किसके पास, राधा फौजिया सिमरन के पास। ये कलम की संख्या थी, किसके किसके पास, राधा फौजिया सिमरन के पास। राधा के पास कितनी थी, 6 कलम। ये फौजिया के पास कितनी कलम थी, 2 कलम। सिमरन के पास कितनी कलम थी, 5 कलम। तो इसको मतलब एकदम ऐसे नहीं इधर उधर लिख दिया है, 15 यहाँ पे लिख दिया तो 2 यहाँ पे लिख दिया, 10 उधर लिख दिया, 13 इधर लिख दिया, 2 इधर 5 उधर लिख दिया, ऐसे ऐसे नहीं लिखा है। ऐसा लिखा है ना रे लल्ला की समझ में भी आएगा। सिमरन के पास कलम कितनी थी, तो 5। फौजिया के पास पुस्तिका कितनी थी, तो 10। ये सिमरन के पास पुस्तिका कितनी थी, तो 13। मतलब खोजना भी चाहोगे ना तो खोज लोगे। मेरा पेन किधर गिर के चला गया रे भैया, अच्छा इधर आ गया। देख भैया अब सुनो, देखो इसी चीज को अगर मैं व्यक्त करना चाहूंगा किस में, आव्यूह में, तो कैसे व्यक्त करूंगा। देखो ये वर्ग, ये आपका वर्ग, वर्ग क्या है, वर्ग ब्रैकेट है, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट है, ठीक है, ध्यान देना। अरे स्क्वायर ब्रैकेट को तो ही हिंदी में वर्ग ब्रैकेट बोलते हैं, और वर्ग ब्रैकेट को ही बिग ब्रैकेट बोला जाता है रे लल्ला, ठीक है ना। सुनो देखो, तो ये बिग ब्रैकेट मतलब स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे बोलना उचित है, स्क्वायर ब्रैकेट ही बोलना। ये स्क्वायर ब्रैकेट है, ठीक है ना। अच्छा कहीं कहीं किसी किसी पुस्तक में बाबू स्क्वायर ब्रैकेट को ऐसे भी लिखेगा, ऐसे भी आप व्यक्त कर सकते हो, बट सुनना ध्यान से समझना इस चीज को, ऐसे अब कम हो गया है, अब नहीं है ना। सबसे ज्यादा हर पुस्तिका में, हर पुस्तक में आपको ऐसे ही ये ब्रैकेट नजर आएगा आपको, ठीक है ना। कौन सा ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट ही नजर आएगा, ये स्मॉल ब्रैकेट अब नजर नहीं आएगा। लेकिन पुरानी पुरानी अब जब बुक अपने पास रखोगे देखोगे ना, तो उसमें ऐसे भी इसको रखा गया है, ठीक है। तो ये दोनों ही ब्रैकेट लगाया जा सकता है, माने इसको भी लगाया जा सकता है, और ये तो लगा ही आपको दिख रहा है, ठीक है। बात समझ में आई, कंफ्यूजन में मत रहना, ठीक है लल्ला। हर पहलू पे ध्यान देंगे और हर चीज में आपको बताऊंगा। देखो ये आपका है ना, ये स्तंभ है, इसको स्तंभ को इंग्लिश मीडियम वाले सीबीएसई बोर्ड वाले सुन लो लल्ला, इस स्तंभ, स्तंभ मतलब होता है कॉलम, ठीक है ना। जैसे पिलर, जब देखो देखो याद कैसे रहेगा, कॉलम। जैसे घर में जब पिलर डालते हो ना, पिलर जो जिसमें रॉड वॉड डाल के और मटेरियल वटेरियल भरते हो, पिलर उसको बोलते हो। तो वही तो कॉलम है, लोग बोलते हैं कि कॉलम खड़ा हो रहा है, हमारी घरवा का कॉलम खड़ा होता, ऐसे ना बोलते हो। तो कॉलम जो है ना वो स्तंभ है, बात समझ में आई। और जो जो ये है ना, ये लाइन, ये पंक्ति है, इसको पंक्ति बोलते हैं, ऐसे पंक्ति। तो देखो ये पहली पंक्ति है रे लल्ला, ये दूसरी पंक्ति है, और ये तीसरी पंक्ति है। ये पहला कॉलम है और ये दूसरा कॉलम है, ठीक है ना। तो ये पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ, यानी कि पहला कॉलम दूसरा कॉलम, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति, यानी कि पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति। बात समझ में आई है। तो देखना ध्यान से, ऐसे पंक्ति और ना, और ऐसे कॉलम, ठीक है, ऐसे पंक्ति ऐसे कॉलम। यानी कि पंक्ति और कॉलम को हम m/n के रूप में भी लिखते हैं, है ना। देखो m/n यहीं पे होता है, m/n, m/n, ये m भी स्मॉल होता है और n भी स्मॉल होता है, ठीक है, कैपिटल तो होता ही नहीं है, ठीक है।
कैपिटल क्या होता है, कैपिटलों द्वारा इसको दर्शाया जाता है। जैसे इंग्लिश का ए से जेड तक जितना भी लेटर है उसमें से किसी भी लेटर द्वारा आप इसको दर्शा सकते हो। बात समझ में, आगे मैं पढ़ूंगा समझाऊंगा भी, लेकिन अभी जब आ गया तो मैं बता दे रहा हूं यहीं पे, फिर यह आगे आएगा। तो ये इंग्लिश के किसी भी लेटर द्वारा दर्शाया जा सकता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे लेटर होते हैं ना जो खास होते हैं। खास का मतलब वो पार्टिकुलर किसी आव्यूह को दर्शाया जाएगा, ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा आपको जहां दर्शाया जाएगा। कि जैसे आई द्वारा दर्शाया जाएगा तो किसको दर्शाया जाएगा, है कि नहीं, ओ द्वारा दर्शाया जाएगा तो किसको दर्शाया जाएगा, है ना, वो एक खास हो जाते हैं सब आव्यूह, ठीक है। बट अगर आप आई द्वारा इसको दर्शा दोगे ना, इसको आई द्वारा, तो थोड़ा रंग माना जाएगा, है कि नहीं, ये गलत है, क्योंकि आई कुछ अलग होता है रे लल्ला, ठीक है। तो वो आपको मैं छांट के बताऊंगा जब बताना होगा तो। और स्मॉल स्मॉल एम और स्मॉल एन, और इसको गुना मत पढ़ना कभी, ठीक है। एम गुना एन, ना 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 ना, एम गुना एन नहीं होता है, एम बाय एन होता है, एम बाय एन, इसको एम बाई एन बोलते हैं रे लल्ला, ध्यान से समझना इस चीज को, ठीक है ना, एम बाई एन बोलते हैं। मैं जब आगे आएगा तो मैं बताऊंगा। अगर आप गुना कर दिए भूल से, है ना, गुना कर ही दिए, मान लो तुम गुना लिखी दे, जैसे एम बाई एन, एम के जगह पे मान लेते कितना है, देखो एम पंक्ति को दर्शाता है, यानी पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, तो एम यहाँ पे कितना आएगा रे लल्ला, यहाँ एम आया 3, और एन कितना आएगा, देखो पहला रो, सॉरी सॉरी, पहला कॉलम दूसरा कॉलम, तो कॉलम कितना है 2, तो एम बाई एन, एम दर्शाया पंक्ति को और एन दर्शाया कॉलम को, तो एम बाई एन है, ठीक है ना। इससे पता लगाया जा सकता है, जैसे मैं कह दूं कि ऑर्डर दे दूंगा, इसको ऑर्डर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑर्डर, हिंदी में बोले तो कोटि बोलते हैं, ठीक है ना। ये आगे सब लिखा हुआ है, बट मैं यहीं पे बताना शुरू कर दिया हूं, तो अब सुनी लो। देखो इसको इसको ऑर्डर बोलते हैं, जैसे नहीं कहते हैं ऑर्डर ऑर्डर, यानी कि ऑर्डर दिया जाता है, ठीक है। सुनो, देखो ये ऑर्डर दिया जाता है, वैसे ऑर्डर यहां पे भी दिया जा रहा है, ठीक है, कि m बाई एन मतलब 3 आपका क्या रहेगा, पंक्ति रहेगा और 2 कॉलम रहेगा, 3 पंक्ति रहेगा और 2 कॉलम रहेगा, ये ऑर्डर इसको मिला है, तो इसमें 3 ही पंक्ति होगा और 2 कॉलम होगा। अगला इसमें कॉलम आप नहीं डाल पाओगे ना, अगला इसमें पंक्ति डाल पाओगे, बात समझ में आई। अगला ना इसमें रो डाल पाओगे और ना ही इसमें अगला कॉलम डाल पाओगे, ठीक है। रो, ये रो है और ये सी कॉलम है, ठीक है। रो R1 इसको लिख सकते हो, अगर इंग्लिश में लिखना चाहोगे तो R1 R2 और R3, हिंदी मीडियम भी ऐसे ही लिखते हैं ना, C1 और C2, ठीक है बाबू, ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है, शॉर्टकट में R1 R2 R3 और ये C1 C2 C3, ऐसे जितना भी होगा। आप बहुत करोगे तो 3/3 का पढ़ोगे, इसमें कितना पढ़ोगे, 3/3, है ना। इसमें बहुत सारा राज छुपा हुआ है, जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको मैं बताऊंगा, अभी फिलहाल मैं आपको बेसिक नॉलेज दे रहा हूं, तो बेसिक के ही तरीके से मिलना चाहिए, ठीक है। तो एम बाई समझ में आया। अब मैं जो बताने वाला था बाबू, ये देखो, जैसे 3/, देखना ध्यान से, 3/2 था, अब 2 पहले नहीं लिख सकते हो और 3 बाद में नहीं लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि पहले रो को लिखा जाता है, तो रो कितना है 3 है, तो 3 लिखा जाएगा, फिर बाद में कॉलम को लिखा जाता है, तो ये बाद में कॉलम n यानी कि 2, ठीक है। बात समझ में आई रे लल्ला। तुम कहोगे कि गुरुजी रो को R लिखा गया है और कॉलम को C लिखा गया है, तो इसको इसको सर R गुना C क्यों नहीं लिख दियो, ऐसा मन में विक्षोभ उत्पन्न हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है, नहीं हो रहा है, बोलो हो रहा होगा, हो रहा होगा तो बताया जाएगा इसको भी, ठीक है। चलो अच्छा, अपने टीचर से पूछना, अभी तो मैं फिलहाल आपका टीचर नहीं हूं, है कि नहीं, ऐसा ही होगा। अगर होंगे, अगर आप मानते होंगे तो करो लाइक, करो सब्सक्राइब, तभी तो मैं भी मानूंगा कि मुझे आप टीचर मानते हो अपना, ठीक है। तभी तो मैं बताऊंगा आगे खोज खोज के कि क्या क्या होता है। देखो ये R1 हो गया लल्ला, ये आपका R2 हो गया लल्ला, ये आपका R3 हो गया, ये C1 हो गया, और ये लल्ला आपका C2 हो गया, और ये m/n यहाँ पे रहता है। मैं यही यहाँ पे आपको बताने वाला था कि अगर यहाँ पे 3/2 था, जैसे मैं लिख दूं 3/2 था, अगर 3/2 का भूल से भी गुना कर दिए तो 3 दूना के 6 होगा, अब गिनोगे तो ये 6 ही होगा, गिन के देख लो 1 2 3 4 5 6, यानी कि गुना कर दोगे ना तो आपके एलिमेंटों की संख्या बता देगा ये धड़ाक से, ठीक है, कि कितने उसमें एलिमेंट लगे हुए हैं। बात समझ में आई रे लल्ला, बोलो कुछ समझ में आया कि नहीं आया, जरूर होगा, ऐसा तो नहीं होगा कि नहीं आया होगा, है कि नहीं। अगर नहीं आया होगा तो करो डिसलाइक, है कि नहीं। चलो लल्ला, देखो अब ध्यान से समझना इस चीज को, ये जो आप लोगों का है ना, इसी चीज को जैसे मैं लिखा था, है ना, क्या लिखा था, देखो इसी को अगर मैं ऐसे पलट दूं, ऐसे पलट दूं, तो 3/2 गया था। अगर मैं इसको यहाँ पे देखो, थोड़ा सा इसको मैं दिखाता हूं तब आपको समझ जाएगा। इसी को क्या किया रे लल्ला, ए देखो ऐसे पलट दिया, देखो इसको ए है, ला पलट गया,
ऐसे करके कर दिया है तो ऐसे हो गया, तो ऐसे हो गया, तो फिर इसको एक डब्बा में भर दिया, इसी को डब्बा में ऐसे भर दिया है ना। जो डब्बा था आपका जो डब्बा था, कौन सा डब्बा था ये, कौन सा डब्बा था, स्क्वायर स्क्वायर ब्रैकेट, तो स्क्वायर ब्रैकेट में इसको क्या कर दिया है, सजा दिया ऐसे जैसे था वैसे, ठीक है। यानी कि इस कॉलम को रो में लिख दिया 15, देखो मैं लिख कर दिखाता हूँ, 15, ये 10 और ये 13 है ना, और यहाँ पे इसको 6 2 और 5 ऐसे लिख दिया, 6 2 5 ऐसे है ना। यानी कि लल्ला ये ना, ये क्या किया है, ये यहाँ पे ना इसको ऐसे करके ऐसे था तो ऐसे करके ऐसे रख दिया। मतलब आप सोचोगे कि ये कैसे रख रहे हैं सर जी, देखो ये C1 लाइन है, तो पहले C1 लाइन, सॉरी सॉरी, हाँ C1 लाइन है, तो C1 लाइन को ऐसे लिख दिया, अब C2 लाइन को यहाँ से ऐसे लिख देगा, तो फिर ये पलट गया, ठीक है, बात समझ में आई ना, ठीक है। तो यही अब इसी चीज को ऐसे ब्रैकेट में लगा देगा, है ना, स्क्वायर ब्रैकेट में, तो ये आप लोगों का हो गया एक मैट्रिक्स, ठीक है। तो इससे भी आंसर सेम आएगा और इससे भी आंसर सेम आएगा, दोनों से आंसर नहीं गड़बड़ाएगा। समझ में आ रहा, बहुत खास है ये, आपको जब सवाल लगाएंगे तब समझ में आएगा। मतलब तुम कहोगे कि वाह गुरुजी वाह, क्या बात है, क्या मजा है ना, क्या इसमें मजा है, ऐसे भी आंसर सेम, ऐसे भी आंसर सेम, और भी 2 4 प्रकार से लिख देंगे वैसे भी आंसर सेम, है कि नहीं। जब इसका सवाल लगाओगे ना रे लल्ला, तब आपको मजा दिखेगा, वैसे आपको मजा थोड़ा कम दिखेगा, ठीक है। चलिए अगर मैं आगे बढ़ूं तो इसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है देखो। अब इसमें ना जानते हो, इसको अगर मैं ऑर्डर देना चाहूंगा रे लल्ला, तो इसको ऑर्डर 2/3 का दूंगा, क्या दूंगा, 2/3 का। देखो 2 गो रो R1 और ये R2 है, ये R1 और R2 है, ये आपका C1 है, ये आपका C2 है और ये आपका C3 है, तो यानी कि 3 गो कॉलम। तो पहले रो लिखा जाता है, रो को, तो 2/3 है ना, 3 दुना के 6, अभी भी 6 ये आपका क्या है इसमें एलिमेंट, प्रविष्टियां, और इसको अवयव भी बोलते हैं, ठीक है। चलो अब कह रहा है कि पहली प्रकार की व्यवस्था में प्रथम स्तंभ की प्रविष्टियां क्रमशः राधा, फौजिया तथा सिमरन सिमरन के पास पुस्तकों की संख्या प्रकट करती है, और द्वितीय स्तंभ की प्रविष्टियां क्रमशः राधा, फौजिया तथा सिमरन के पास कलमों को निर्वत करता है, मतलब दर्शाता है, यहाँ पे जो ऊपर वाला था, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो प्रथम पंक्ति, ये प्रथम पंक्ति है, ये द्वितीय पंक्ति, ये द्वितीय पंक्ति है, तो ये प्रथम पंक्ति जो है वो बताया किसको किसको, सिमरन और कौन कौन थी, फौजिया थी और राधा थी, है ना, इसके पुस्तकों को ये दर्शा रहा है, ठीक है। और जो दूसरा है पंक्ति, ये कलमों को, इनके इनके कलमों को दर्शा रहा है, तो यही चीज यहाँ पे बताया, और बाकी कुछ नहीं, ठीक है। ठीक है बाबू, सपने वो नहीं जो आप सोते समय देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं, ठीक है। बहुत खतरनाक लाइन है ये, आपकी जिंदगी बदल देगी, है ना, अगर आप इसको क्या करो, धारण करो तब। देखो यहाँ पे एक और आपको, भैया रे भैया रे भैया रे भैया, एक और आपको यहाँ पे क्या दिखा, बताओ, शहर दिखा। चलो इसको भी पढ़ के आपको सुनाते हैं, शायद हो सके कि आप बदल जाओ इसको पढ़ के। मेहनत आज की सफलता कल की, हर प्रश्न तुम्हें मंजिल के और करीब ले जाता है ना, हर प्रश्न, जितना प्रश्न लगाओगे उतना ही आप करीब हो जाओगे किसी के, मतलब इस चैप्टर के, ठीक है। चलो किसी के नहीं, किसी के हो जाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। चल अल्लाह, अब मैं आपको पढ़ के, देखो ये पढ़ूंगा ना तो वही चीज जो मैं पीछे समझा रहा था ना, वही चीज यहाँ पे दिया है, देखो राधा, फौजिया, सिमरन, ये सब दिया हुआ है। तो अब मैं आपको ना परिभाषा 1 पढ़ के इसमें दिखा रहा हूँ, ये परिभाषा क्या है, क्या इसका मतलब है, ये आपके बुक ही का है सब मटेरियल, ठीक है ना, आपके बुक का ये, इसको कोई पढ़ाता उड़ाता नहीं ना बताता है, सीधा सीधा ट्यूशन पे लेकर जाएगा, धड़ाम से तुमको गिरा देगा, क्वेश्चन लगाना शुरू कर देगा, क्वेश्चन आना भी शुरू हो जाएगा, है ना। अगर ये हम नहीं सब बताते तो भी आपको क्वेश्चन बताते बताते सारी चीज बता देंगे और आ जाएगा, ठीक है। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप पढ़ो, देखो कैसे पढ़ा जाता है। कह रहे आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है, मतलब ये है जो आव्यूह है, ये आव्यूह के बारे में बोल रहा है कि आव्यूह संख्याओं या फलनों, यानी कि ये जो फलन फंक्शन है ना, फंक्शन वे वैल्यू होते हैं, आप लोगों को 11 में फंक्शन पढ़ाया गया है कि नहीं, फंक्शन फलन किसको कहते हैं, जिसको आप लोग संबंध, फलन संबंध एक साथ में पढ़े होगे, तो वहां पे आप लोगों को एक फलन पढ़ने को मिला होगा ना। तो फलन जो होते हैं रियल नंबर को धारण करते हैं, अल्लाह कह रहा है कि आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है, एक आयताकार क्रम विन्यास। देखो अगर इसको देखोगे तो आयत के रूप में, अगर मैं इसको मिला दूं ऐसे, तो एक आयत के रूप में नहीं दिख गया, ये बताओ तो, आयत के रूप में दिख गया ना, ये भी अगर इसको मिला दो तो ये भी एक आयत है ना। कहोगे कि सर जी ये तो वर्ग है, 3/3 जितना इधर लंबा उतना इधर, इतना उतना, तो ये तो वर्ग बन गया। तो वर्ग भी आयत की तरह से होता है, वर्ग आयत आयत। देखो अच्छा सुनो, वर्ग को तुम आयत कह सकते हो लेकिन आयत को वर्ग नहीं कह सकते, ये मालूम है कि नहीं। तो आयताकार क्रम विन्यास है ना,
वर्ग भी इसको कह सकते हो, वर्गाकार है, आयताकार है, जो भी है। तो फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। इन इन संख्याओं या फलनों को आव्यूह के अवयव या प्रविष्टियां कहते हैं। जैसे कह रहा है कि इन संख्याओं या फलनों को, जैसे इसमें संख्या डाल दो या चाहे कोई फलन डाल दो, तो इन संख्याओं या फलनों को क्या कहेंगे? अवयव या प्रविष्टियां। इंग्लिश में बोले तो एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं लल्ला? एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब सुनो, देखो जो मैं उधर बता रहा था वही चीज यहाँ पे दिया है। कर आव्यूह को हम अंग्रेजी, ये ससुरा इसको पलटे हम पहले तो सफेद ले लिए। देखो कह रहा है आव्यूह, आव्यूह है ना, ध्यान देना। कह रहा है कि आव्यूह को हम अंग्रेजी वर्णमाला, ये अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े कैपिटल अक्षरों द्वारा व्यक्त करते हैं। जैसे कैपिटल ए हो गया, कैपिटल बी हो गया, कैपिटल सी हो गया, कैपिटल डी हो गया, कैपिटल ई हो गया, कैपिटल जी हो गया। इन लेटरों द्वारा इनको प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, बात समझ में आई ना? आव्यूह के कुछ उदाहरण निम्नलिखित है। जैसे ये आव्यूह के उदाहरण दे दिया। ठीक है, ये आव्यूह को मैं ऐसे ऐसे लिख सकता हूं। ये जो भी इसमें एलिमेंट अवयव प्रविष्टियां लिखी गई है, ये सब के सब रियल नंबर को धारण करने वाली प्रविष्टियां, सब के सब रियल नंबर है। ठीक है बाबू, और सब के सब रियल नंबर लिखा भी जाता है ना, वास्तविक संख्याओं को ही। अच्छा, इसमें अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखने को मिलेगी, जो हो सके तो मैं शायद पीछे बता भी दिया हूँ। कह रहा उपयुक्त उदाहरणों में क्षैतिज रेखाएं आव्यूह की पंक्ति, मतलब जो क्षैतिज यानी कि होरिजेंटल है। अरे लल्ला देखो, ये क्षैतिज होरिजेंटल वाली लाइन है ना, इसको पंक्ति यानी कि रो, इसको क्या बोलेंगे? इसको रो बोलेंगे, इससे ऐसे रो। और ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल, जो ऐसे खड़ा है ऊर्ध्वाधर, है ना, ऊर्ध्वाधर आव्यूहों के स्तंभ, स्तंभ मतलब कॉलम कहलाती है। बात समझ में आई ना? जैसे ये ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल खड़ा है, इसको कॉलम बोलेंगे। ठीक है, और जो क्षैतिज यानी कि जो वर्टिकल, ये वर्टिकल कह रहे हैं, जो क्षैतिज यानी कि होरिजेंटल है, होरिजेंटल मतलब लेटा हुआ है ऐसे भूमि के समतल में। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। ठीक है बाबू, ठीक है। चलो, ये चीजें अब मैं पीछे भी बताया हूं, और ये चीजें यहाँ पे भी बता रहा है कि जो खड़ा होता है यानी कि वर्टिकल होता है उसको कॉलम, और जो क्षैतिज होता है यानी कि होरिजेंटल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। ये चीजें यहाँ पे बता रहा था। अब कह रहा है कि इस प्रकार ए में 3 पंक्तियों तथा 2 स्तंभ है। अब इसमें कह रहा है 3 पंक्तियां, देख पा रहे होगे रे लल्ला? चलो मैं दिखाने की कोशिश करता हूं आपको। कहाँ गया ये देखो, इसमें आपकी कितनी कितनी कॉलम है? 2 कॉलम है। कितनी पंक्तियां हैं? 2 पंक्तियां, यानी कि दो, सॉरी 3 रो है, 3 पंक्तियां है ना, 3 पंक्तियां हैं और 2 कॉलम है। इसमें देखो, तीन तीन पंक्तियां हैं और 3 कॉलम है। ठीक है, इसमें देखो 2 पंक्तियां हैं और 3 कॉलम है। अगर मैं इसको ऑर्डर लिखना चाहूं तो देख ला, ऑर्डर इसका मैं लिखूंगा तो लिखूंगा 3/, इसका मैं ऑर्डर लिखना चाहूंगा तो 3/2 लिखूंगा। इसका ऑर्डर लिखना चाहूंगा तो 3/3 लिखूंगा। इसका ऑर्डर लिखना चाहूंगा तो 2/3 लिखूंगा। और कभी भी इसको भूल से ऑर्डर को ब्रैकेट में, ऐसे स्मॉल ब्रैकेट में मत बंद करना। ये ब्रैकेट में होता ही नहीं है, ऐसे नंगा पुंगा होता है ना। समझ में आया रे लल्ला तुमको? ये नंगा होता है, ऐसे बिना ब्रैकेट का होता है। ठीक है, बोलो, बोल लल्ला बोल, समझ में आया कि नहीं आया? जरूर होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं आया होगा। चलो, अब मैं आगे आपको बता रहा हूं। कह रहा है कि सी में 2 पंक्तियां तथा 3 स्तंभ होते हैं। वही बात, सी में 2 पंक्तियां तथा 3 स्तंभ होते हैं। अब आव्यूहों की कोटि, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, है ना, आव्यूहों की कोटियां, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ऑर्डर, कोटि मतलब ऑर्डर। ये देखो, कोटि मतलब लल्ला ऑर्डर होता है। कोटि मतलब क्या होता है बाबू? ऑर्डर होता है। मतलब अगर मैं कह दूं कि एक हमें आव्यूह तैयार करके दे दो, और जो आव्यूह है वो 2/3 का है। क्या है लल्ला? 2/3 का, यानी कि मैं ऑर्डर दिया हूं, है ना, मैं ऑर्डर दिया हूं कि 2/3 का है। आप एक क्या कर दो, हमको आव्यूह यानी कि मैट्रिक्स दे दो। तो 2/3 का मैट्रिक्स आप देना चाहोगे तो 2/3 का ये मैट्रिक्स ऐसे ही होगा जैसे ये दिख रहा है कि नहीं? आप कुछ भी वहां पे एलिमेंट डाल दो, 2/3 का मैट्रिक्स हो जाएगा। बात समझ में आई? क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है? क्या किसी को कोई दिक्कत है? क्या किसी को नहीं समझ में आ रहा है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। अगर हो जाए तो फिर तो भैया हमको पढ़ाना ही छोड़ना पड़ जाएगा, है ना। चलो, आगे मैं आपको बताता हूँ लल्ला। देखो, बहुत ध्यान से देखना, है कि नहीं। अभी ये आप लोगों की बुकों का चीजें जो भी उसमें लिखा हुआ है वही मैं बता रहा हूँ। मैं सोचा कि ऐसे ही आकर मैं ऐसे ही बोलूंगा, ऐसे अच्छा है कि आपको दिखा दिखा कर बोल देता हूं ताकि आप सबको समझ में भी आ जाए। ठीक है, देख लल्ला, अब मैं आपको समझाता हूं कि जो m/n है ये कैसे बना। जैसे नहीं तुम कह रहे थे रे लल्ला, हम आपसे कह रहे थे कि तुम r भी तो लिख सकते हो। अरे भाई,
है ना, R1, R2, R2, R3, है कि नहीं, इसको C1, C2, C3 डॉट डॉट Cn तक ऐसे। तो इसको R बाई सी क्यों नहीं लिख दिया गया, क्यों नहीं लिख दिया गया R बाई सी, क्यों M बाई एन लिखा गया? तो फिर आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि क्यों M बाई एन लिखा गया। ठीक है, कौन ना बताएगा, जाके देख लेना, टीचर बता देगा तो फिर नाम बदल देना। ठीक है ये आपको यहीं पे सब देखने को मिलेगा। चलो सुनो बाबू सुनो, देखो मैं आपको बताता हूँ। देखो इसमें ना यही सब लिखा हुआ है, यही सब इसमें भरा हुआ है। इसको पढ़ मतलब पढ़ने से अच्छा है कि मैं आपको यहीं पे समझा दूं। ठीक है, समझ में भी आ जाएगा। देखो ये जो आप रो लिखते हो, और सॉरी जो आप लोग ये मैट्रिक्स लिखते हो ना लल्ला, इसमें मैट्रिक्स में ये जो अवयव होता है ना, उसको ए आई जे, है ना, ए आई जे के द्वारा प्रकट करते हैं, दर्शाते हैं, निरूपित करते हैं। तो जो ए आई जे है लल्ला, ये आई जे, अब सुनना देखा ना, इसमें एगो आई जे आ गया, ध्यान देना, ए आई जे, ये ए के पेनिया में होता है, ये नीचे वाला पेनिया में आई और जे होता है। तो जो आई होता है ना, आई, ये आपका आई रो को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? रो को। एमडी शोएब, आई किसको दर्शाता है? लो ये फोड़ा है, बोलो कि क्लास में आई, आई किसमें, आई किसमें है? आई आई आपका रो है, ठीक है, और जे क्या आपका कॉलम है। जे आपका क्या है लल्ला? कॉलम है, ठीक है ना, जे कॉलम को दर्शाता है। यानी कि अगर मैं A11 लिखूंगा, इसका मतलब ये है कि ये पहला रो और पहला कॉलम का ये एलिमेंट है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं तो देखो पहला रो जा रहा है तो पहला रो, और ये दूसरा कॉलम है तो दूसरा कॉलम का एलिमेंट है। मैं यहाँ पे लिख दूं A13, तो इसका मतलब हुआ कि ये पहला रो, देखो 1, ये 1 1 1, यानी कि पहला रो, और ये तीसरा कॉलम तो तीसरा कॉलम का एलिमेंट है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं A1 नहीं, अब तो ये हो जाएगा ना, ये 2 हो जाएगा, यानी कि दूसरा रो और पहला कॉलम का एलिमेंट है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखूं तो ये दूसरा रो और ये दूसरा कॉलम हो गया। यहाँ पे मैं एलिमेंट लिखूंगा तो दूसरा रो और तीसरा कॉलम हो गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे अगर एलिमेंट लिखना चाहूँ तो ये तीसरा रो और पहला कॉलम हो गया। मैं अगर यहाँ पे एलिमेंट लिखना चाहूँ तो ये ए तीसरा रो और दूसरा कॉलम हो गया। अगर मैं ए एलिमेंट यहाँ लिखना चाहूँ, एक कोई एलिमेंट, तो इसकी स्थिति पोजीशन क्या है लल्ला? तीसरा रो और तीसरा कॉलम है। इसकी पोजीशन, यह मतलब आईजे जो है ना, वो एलिमेंटों की पोजीशन को दर्शाता है। किसको? पोजीशन को, वो किस स्थान पे इसको बताता है। ठीक है, जैसे मैं आपसे कह दूं कि A33 का मतलब हुआ कि तीसरा रो और तीसरा कॉलम में वो एलिमेंट मिलेगा। तो देखो तीसरा रो चले, पहला ये R1, R2 और ये R3, ये आपका C1, ये आपका C2 और ये आपका C3, है ना, आपको समझ में आया? C1 C2 C3, R1 R2 R3। तो मैं 3 पे जाऊंगा तो तीसरा रो, है ना, तीसरा रो में चलूंगा, तीसरा रो में, और तीसरा कॉलम में चलूंगा तो तीसरा रो में ऐसे चले और तीसरा कॉलम में ऐसे चले, तो यहीं पे आके टकराएंगे, तो यही हमको एलिमेंट मिलेगा। अगर मैं कह दूं कि A22, तो दूसरा रो और दूसरा कॉलम, तो देखो दूसरा रो में चलूंगा और दूसरा कॉलम में, पहले तो मैं रो में चलूंगा फिर कॉलम में चलूंगा, है ना, पहले रो में फिर कॉलम में, पहले रो को दर्शाया जाता है और फिर कॉलम, दूसरे नंबर पे कॉलम को दर्शाया जाता है, तो ऐसे चलेंगे। अरे लल्ला समझ में आ रहा है ना, समझना ध्यान से, बहुत अच्छे तरीके से समझाया जा रहा है। ठीक है, चलो अब मैं आपको और आगे में आपको अगर लेकर चलूं तो देखना, अब इसमें चलना, देखो जैसे 1 1, जैसे A11 यानी कि पहला रो पहला कॉलम, पहला रो, पहले रो तो जा रहा है ना, देखना पहले ही तो रो जा रहा है, ये पहला ही रो तो जा रहा है ना, तो पहला रो पहला रो पहला रो पहला रो, और ये देखो पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, डैश 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 करके आगे बढ़ गया। तो देखो ये पहला रो तो फिक्स है, पहला रो फिक्स है, और ये जो चल रहा है ये जे यानी कि कॉलम चल रहा है। ऐसे ऐसे करते करते जब जे जाएगा ना, पहला रो फिक्स है, पहला रो फिक्स है, पहला रो फिक्स है, ये अब नहीं फिक्स है, ये कहाँ लेकर चले गए हमको नहीं पता है, यानी कि ये एन है। ये कौन सा कॉलम है? एनवा कॉलम है ना, एनवा कॉलम है। कौन सा कॉलम है लल्ला? एनवा। तो 1n डाल दिए, क्या डाल दिए बाबू? 1n डाल दिए, 1n डाल दिए। अरे समझ में आ रहा है, दिख में आ रहा है रे लल्ला? 1n डाल दिए। ऐसे ही देखो दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, ऐसे ऐसे करते करते दूसरा रो, और जे का मतलब ये कोई कॉलम है ना, कोई कॉलम है, ऐसे करते करते ये कहां तक गया हमको नहीं पता है ना, एनवा कॉलम चला गया, दूसरा रो एनवा कॉलम, ऐसे ऐसे करते 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 ये जाएगा। अब देखो इधर से हम चल रहे हैं, इधर चल रहे हैं, तो ये
ये आप लोगों का पहला 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 कॉलम आ रहा है ना, पहला कॉलम, ये लास्ट में जो है कॉलम दर्शा रहा है, कॉलम दर्शा रहा है, पहला कॉलम। ऐसे ही ये आपका आई आ जाएगा, ये चौथा अब आपका रो जा रहा है। अब हमको धीरे धीरे नहीं पता चलेगा चौथा रो जा रहा है तो आई लिख देंगे इसको, और ये चौथा जा रहा है ये नहीं पता है एम लिख देंगे। क्या इसको लिख दिए, एम लिख दिए, ठीक है ना। कॉलम को एम, अच्छा कॉलम को जैसे कॉलम कर रहे हैं, हाँ कॉलम को क्या कर दिया जाता है लल्ला, है हे राम, कॉलम को क्या कर लिया जाता है एम से, और रो को आपको किससे, अरे रे हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे देखो बोलते बोलते मुंहवा थक जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एन दिखाए है ना, एन दिखाए ना, एन यानी कि रो पहला रो था और कॉलम को एन से, कॉलम को एन दिखा दिए, कॉलम एन दिखा दिए। आ देखो ये आप लोगों का कॉलम एन, और ये आप लोगों का रो जा रहा है, रो जा रहा है, रो जा रहा है, यानी कि दूसरा रो, तीसरा रो, चौथा रो, पांचवा रो, छठवा रो। तो आप लोगों का रो जाते 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 आई लिख दिए, रो को आई लिख दिए, और आई जाते 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 एम रो चला गया। क्या चला गया, एम रो, ये एमवा रो है, ये कौन सा रो है, रो है एमवा रो है, एमवा, है ना। तो एमवा रो हो गया, यानी कि ऐसे अब जाएगा एम 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 एम, ऐसे यहाँ से आएगा एन आ रहा है इधर, जैसे एन आ रहा है तो एम एन मिलेगा कि नहीं लास्ट में, एम एन मिलेगा ना। तो एम एन यानी कि जो एम होता है वो रो को, और जो एन होता है वो कॉलम को दर्शाता है। एम होता है वो रो को, और जो एन होता है वो कॉलम को दर्शाता है, एम एन, है ना। पहले एम आता है बाद में एन आता है, तो पहले रो आएगा फिर बाद में कॉलम आएगा। बात समझ में आई, बोल लल्ला। तो एम एन समझ में आया ना। तो एम एन जो ये है कोटी ऑर्डर, यही एम एन रो कोटी ऑर्डर है, ठीक है। बोले समझ में आया, ये यही से निकल कर आया लल्ला, एम एन कोटी और ऑर्डर, ठीक है। अब भूलना मत इस चीज को। अब एक चीज मैं आपको और बता रहा हूं यहाँ पे, जैसे अथवा कह रहा है ना कि जो अगर कोई आव्यूह होगा ना, उसको आव्यूह को कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, मतलब किसी भी आव्यूह को किसी भी लेटर द्वारा दर्शाया जाता है, इतना तो पता है ना। तो ए द्वारा दर्शा दिए, और उसके एलिमेंट को ए आई जे से दर्शाते हैं। एलिमेंट को किससे दर्शाते हैं, ए आई जे। आई जे जो होता है ए के पेनिया में, नीचवा होता है, बेसवा में, ठीक है ना, बेस में, आधार में। और एम एन जो है वो एम एन आपका ऑर्डर है, ठीक है ना, ऑर्डर है। अब जितना भाई जितना का ऑर्डर दे दूं उतना भाई उतना का ऑर्डर ऐसे तैयार हो जाएगा, ठीक है लल्ला। अब इसमें आपसे कह रहा है कि जो आई है ना वो 1 के बराबर या 1 से बड़ा होता है, देखना ध्यान से। मतलब ये जो आई रहेगा यहाँ पे, ये बताओ आई 1 से स्टार्ट हुआ, आई 1 से स्टार्ट हुआ, और आई कहाँ तक जा रहा है, मतलब एम, मतलब इनफाइनाइट तक जा रहा है ना, एम इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो आई आपका 1 2 3 4 5 6, इसी प्रकार आपका जे जो है 1 2 3 4 5 6 ऐसे जाएगा। तो आई जो है ना, आई जो है 1 से बड़ा होगा या 1 के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। आ एम से, एम से क्या होता है लला, एम के बराबर या एम से छोटा, जैसे ये देखो एम के बराबर एम से छोटा भी हो जाएगा। यहाँ पे देखो एम से, ये एम से कहीं छोटा है, देखो एम से यहाँ पे छोटा है, एम से छोटा है ना, एम एन, नहीं नहीं, कहाँ एम से छोटा दिखा है? देखो आई जो है, आई 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 जे, है ना, आई जे, यहाँ पे आपका छोटा बड़ा नजर आ रहा है। तो इसी प्रकार इसको देखो, जे है तो जे को भी ऐसे ही है कि नहीं, एन से जे छोटा हो जाएगा और 1 से बड़ा या तो बराबर हो जाएगा। यानी कि जो आपका आई जे होता है लल्ला, वो किसको बिलोंग, ये बिलोंग का फिगर है ना, बिलोंग्स टू इसको बोलते हैं, आई जे बिलोंग्स टू एन, मतलब एन मतलब नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर तो 1 2 3 4 5, यही तो नेचुरल नंबर होता है। तो ये नेचुरल नंबर है आई जे, ठीक है। बात समझ में आई, चलो। कह रहा है लगातार अभ्यास ही सफलता की कुंजी है, रुको मत, झुको मत, थको मत, तुम कर सकते हो और तुम करोगे, ठीक है रे लल्ला। बहुत खतरनाक लाइन है रे लल्ला, ठीक है। लगातार अभ्यास ही सफलता की कुंजी है, लगातार अभ्यास करोगे तभी आप सफलता पाओगे, अन्यथा सफलता नहीं मिलेगा। कह रहा है कि रुको मत, झुको मत, थको मत, ठीक है। तुम कर सकते हो और तुम कर सकते हो और तुम कर ले जाओगे, ठीक है, तुम कर लोगे, ठीक है बाबू। चलो अब नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं। अब हम लोगों का ये जो लेक्चर है ना बाबू, मतलब एकदम एक नंबर का खतरनाक लेक्चर है ये, ठीक है। ये इससे आपको पता चलेगा कि आव्यूह क्या होता है, आव्यूह में जो एलिमेंट होते हैं, जो अवयव होते हैं वो कैसे होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, जो ऑर्डर होता है वो कैसे कैसे एम बाई एन आया, रो कैसा क्या होता है, कॉलम क्या होता है, उसको किससे द्वारा निरूपित करते हैं, है ना, आव्यूह को किसके द्वारा निरूपित करते हैं, ये सब सारी चीजें आपको बता दिया गया। यही चीज यहाँ पे जो पीछे बताया ना, यही चीज यहाँ पे आपको दे रहा है, ठीक है। इससे कोई मतलब नहीं। अब देखो ध्यान से, ये टिप्पणी इसे ध्यान रखे, है ना, इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से देखो। पहला क्या कह रहा है, कह रहा है कि हम किसी m बाई n कोटि के आव्यूह को प्रकट करने के लिए संकेत, है ना,
ए आई जे एम बाई एन, मतलब कोई आव्यूह है जिसकी कोटि m बाई एन हो, तो उस आव्यूह को प्रकट मतलब निरूपित कैसे करेंगे? ए कैपिटल ए बराबर चाहे कैपिटल बी बराबर कुछ भी, ए बी सी डी कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे ए ही लिखा है, ये नहीं कि ए ही रहेगा, तुम बी भी लिख सकते हो लाला, ठीक है। ए बराबर ये स्मॉल ए है, स्मॉल ए ही अंदर लिखा जाता है, कैपिटल तो अंदर लिख नहीं सकते हो, ये भी गांठ बांध के सुन लो, ठीक है ना। कैपिटल आप अंदर नहीं लिख सकते हो, स्मॉल ही। जब भी लेटर लिखोगे एबीसीडी का, है ना, जेड तक, उसको क्या लिखोगे? स्मॉल ही अंदर लिखोगे। बाहर कैपिटल कैपिटल द्वारा दर्शाया जाता है, अंदर स्मॉल द्वारा। आईजे, आईजे आपको पता हो गया कि क्या है आईजे, है ना, और एमएन भी पता है, इसी द्वारा ऐसे ही निरूपित करेंगे का प्रयोग करेंगे, ठीक है। कह रहा हम केवल ऐसे अवयवों का विचार करेंगे जिनके अवयव वास्तविक संख्याएं हैं अथवा वास्तविक मानों को ग्रहण करने वाले फलन हो। जो मैं पीछे जस्ट पेज पे बता रहा था कि जो अवयव होंगे आव्यूह के अंदर, मतलब आव्यूह के अंदर जो प्रविष्टियां होंगी, अवयव होंगे, एलिमेंट होंगे, वो अवयव होंगे जो वास्तविक रियल नंबर को धारण करने वाली होंगी, ठीक है ना। वास्तविक संख्याएं होंगी, अच्छा है, वो वास्तविक मानों को धारण करने वाली, ग्रहण करने वाली फलन होंगे, ठीक है। चलो, अब जैसे लल्ला ये आपको निर्देशांक एक्स वाई दे दिया गया है। निर्देशांक ऐसे ही तो दिया जाता है, जैसे इस निर्देशांक का कोई वैल्यू है 2 और 3, ठीक है, चाहे आप ले लो 4 5, ऐसे ले लो 4 5, कुछ भी ले सकते हो। ये निर्देशांक कोऑर्डिनेट्स है ना, ये क्या है? कोऑर्डिनेट्स है, निर्देशांक है, ठीक है। अब इस निर्देशांक को भी हम इस आव्यूह में प्रकट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। देखो यही चीज यहाँ पे दिखाया गया है, बताया गया, ठीक है बाबू। मैं आपको दिखाता हूं, देखो ध्यान से देखना। कह रहा है कि एक समतल के किसी बिंदु एक्स वाई को एक आव्यूह स्तंभ अथवा पंक्ति द्वारा प्रकट कर सकते हैं। जैसे देखो इस एक्स वाई को ऐसे हम व्यक्त कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। ये सब स्मॉल है ना, एक्स और वाई दोनों स्मॉल है, इसमें कैपिटल तो लिखा ही नहीं जाएगा। एक्स वाई, अथवा देखो, अथवा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स एक्स और वाई। अच्छा, इसमें एक चीज और देखना, इसमें बीच में ना कॉमा नंबर नहीं, मतलब कॉमा नहीं रखा जाता है, ठीक है, बिना बिना कॉमा का होता है, ठीक है। और खास खास डिस्टेंस पे, मतलब डिस्टेंस जो इसके बीच में रखा जाता है ना, गैपिंग, वो बराबर रखा जाता है, ठीक है। हाँ, रख के मैं बताऊंगा, जब बताऊंगा तो। देखो इसमें कॉमा लगा दिया है, ये बिल्कुल गलत है, कॉमा नहीं रहेगा, इसको बुक गलत छाप दिया, ठीक है लल्ला। हाँ, गलत छपाई हो गया है, कंप्यूटर में से गलत छाप दिया, ठीक है। चलो, से उदाहरणार्थ बिंदु P, ये देखो बिंदु P 0 1 आव्यूह, देखो मतलब कह रहा है कि x और y, जो x y है ये 0 और 1 है। क्या है लल्ला? 0 और 1 है। तो इसको हम कैसे दिखाएंगे? 0 1, अच्छा है, ऐसे दर्शाओगे 0 1, ऐसे नहीं दर्शा सकते हो 1 0, ठीक है, ये रंग है। ऐसे 0 1, या चाहे ऐसे पलट दो, कॉलम में खड़ा कर दो, ठीक है, 0 1, ठीक है बाबू। हाँ, ऐसे नहीं 1 0, इसको ऐसे नहीं पलट देंगे ऐसे, ठीक है। तो कह रहा है कि 0 1 या 0 1, ऐसे देखो 0 1 ऊपर 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 0 1, अच्छा ऐसे पट में 0 1 द्वारा प्रकट किया जा सकता है। बात समझ में आई ना? मतलब ये निर्देशांकों को भी ऐसे प्रकट किया जाता है, इसीलिए तो इसको खास माना गया आव्यूह को। बात समझ में आई ना? चलो, ध्यान दीजिए कि इस प्रकार हम किसी बंद रैखिक आकृति के शीर्षों को एक आव्यूह के रूप में लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए चतुर्भुज एबीसीडी के शीर्ष क्रमशः इतना इतना दिया है। शीर्ष मतलब समझे? शीर्ष मतलब इसके जैसे जो चतुर्भुज होते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूं, है ना। इस चतुर्भुज के शीर्ष को देखो, ये चतुर्भुज है कि नहीं? ये ए है, मान लेते, ये बी हुआ, ये सी हुआ और ये डी हुआ, तो इसी को शीर्ष बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? शीर्ष। ये शीर्ष हुआ, है ना। इस शीर्ष को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आप बताओगे? लाला देखो, ये जैसे 1 दे दिया 0, फिर ये बी आपको दे दिया 3 और 2, है ना, और ये सी आपको दे दिया कितना, 1 और 3, और जो डी दे दिया है वो -1 और 2 दिया है, ठीक है। इस शीर्ष को इंग्लिश में वर्टिक्स बुलाते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टिक्स, ठीक है ना। ये जो वर्टिक्स है शीर्ष है, ठीक है ना, हिंदी में शीर्ष, इंग्लिश में वर्टिक्स। तो लल्ला ये शीर्ष दिया हुआ है आपका। अब इन शीर्षों को हम अगर प्रकट करना चाहेंगे लल्ला, तो ऐसे लिख सकते हैं, देखो देखो कैसे, एक्स x1, है ना, यहाँ का x3, यहाँ का x1 और यहाँ का x-1, ऐसे। अब y को लिखेंगे 0, यहाँ का y 2, यहाँ का y 3 और यहाँ का y 2, एकदम सीरियल से लिखें। अब इसी चीज को चाहो तो ऐसे ऐसे, ये रो है ना, सॉरी, ये आपका कॉलम है ना,
देखना ये कॉलम C1 है और ये कॉलम C2 है, और ये आपका रो 1 है और ये आपका रो 2 है और ये आपका रो 3 है, ठीक है, ऐसे है। यानी कि अब ना इस कॉलम को ऐसे लिख दूंगा 1 3 1 -1, और इसको अब यहाँ से 0 2 3 2 ऐसे लिखकर ऐसे फिर हम लोग है ना स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देंगे इसे। तो इसी चीज को यहाँ पे दर्शाया है, ठीक है लल्ला, बात समझ में आई ना। इसी चीज को यहाँ पे लिखा है, मतलब ये ए के एलिमेंट है, ये बी के एलिमेंट है, ये सी के एलिमेंट है, ये डी के एलिमेंट है, ये ए के एलिमेंट है, ये बी के है, ये सी के है और ये डी के, ठीक है। और यहाँ पे ऑर्डर भी दे दिया, ये 2/4 ऑर्डर का, ये 4/2 ऑर्डर का है। अगर गुना कर दोगे तो 4 गुना के 8, 4 गुना के 8, यानी कि इसमें 8 एलिमेंट है। देखो 2 2 4 2 6 2 8 8 एलिमेंट है, ऐसे काउंट करना। देखो अगर पूछ दे कि इसमें कितने एलिमेंट है, तो धड़ाक से नहीं इसके क्या कर दो, गुना कर दो ऑर्डर को, है ना, आपस में मल्टीप्लाई कर दो ऑर्डर को, यानी कि कोटि को। तो आपको क्या निकल कर आ जाता है लल्ला, आपका निकल कर चला आ जाता है इसके एलिमेंट अवयव प्रविष्टियां। बात समझ में आई, एलिमेंट अवयव प्रविष्टियां ये सब नाम एक ही है, ठीक है लल्ला। क्या किसी को दिक्कत हो रही है, नहीं समझ में आ रहा है, बताओ। तो ऐसे आप लोग कह रहे हैं कि अतः अवयव का प्रयोग किसी समतल में स्थित ज्यामितीय आकृतियों के शीर्ष को निरूपित करने के लिए भी किया जा सकता है, किया जाता भी है, ठीक है ना। आइए अब हम कुछ उदाहरणों पर विचार करेंगे। तो इस उदाहरणों को विचार अब हम लोग नेक्स्ट जो आप लोगों का क्या बोलते हैं जो लेक्चर आएगा उसमें आएगा, उस पे हम लोग एग्जाम्पल को देखेंगे, और भी कुछ इससे रिलेटेड आप लोगों का अवयव कितने प्रकार के होते हैं, आपको कितने प्रकार के अवयव पढ़ने हैं, वो सारे अवयवों को भी मैं चर्चा में लेकर आऊंगा और मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा, ठीक है। बात समझ में आई ना लल्ला, उसको पढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तो खेला चालू हो गया है ना, अब मतलब पिक्चर चालू होगा, अभी तो ये प्रचार चल रहा था रे लल्ला, अभी हम प्रचार दे रहे थे तुमको, ठीक है। अब आपको लॉलीपॉप देंगे, ठीक है। चलो, तो आप अगर चाहते हो मुझसे पढ़ना तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन को हिट करके रखना, कि ताकि जब भी मेरा वीडियो पड़े, अब हर रोज आपको वीडियो, अगर मैं चालू कर दिया हूं रे लल्ला, तो हर रोज आपको वीडियो दूंगा। ये अब गारंटी तो नहीं ले सकता हूं, क्योंकि गारंटी लेता हूं ना तो गारंटा में बदल जाता है ना, तो दिक्कत हो जाता है हमको, तो इसलिए ना गारंटी नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको ऑफलाइन भले बंद करना पड़ जाए, लेकिन आपको नहीं छोड़ूंगा। अब मैं सोच कर आया हूँ, ठीक है। पहले ऑफलाइन के चक्कर में मैं, देखो मैं सबसे ज्यादा अगर बर्बाद हूँ तो ऑफलाइन के चक्कर में बर्बाद हूँ, ठीक है। चलो एक बार ऑनलाइन के चक्कर में बर्बाद होके देखते हैं क्या दिक्कत है कि नहीं। तो अब अब एक बार तुम्हारे लल्ला तुम लोगों के प्यार में बर्बाद होना है, ठीक है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, नमस्कार साथियों।